नमस्कार। डेफिनेटली अगर हम देखें तो एक रेंज बना हुआ है। अगर से अगर हम देखें तो प्राइजेस 6,900 के नीचे कभी सस्टेन नहीं किया है, ना ही ऊपर में हम बार बार में देख रहे हैं कि 6,300 के ऊपर सस्टेन कर पा रहा है। नो डाउट ओपेक का जो स्टेटमेंट था वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि लास्ट में उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो प्रोडक्शन हम बढ़ाने की बात कर रहे थे अब कट करना ही पड़ेगी प्राइजेस की स्टेबिलिटी को लाने के लिए। तो उसी के तौर पे कल हमने प्रोडक्शन कट देखा, प्राइजेस ने एक बार तो जंप जरूर दिखाया, बट चाइना में जो लॉकडाउन बना हुआ है और रिसेशन का फियर बना हुआ है ये अपसाइड को कैप कर रहा है। तो आई थिंक मार्केट में जो आज गिरावट है वो 6850 तक का लेवल दिखा जरूर सकता है, बट आई थिंक मार्केट अभी भी एक बड़े दायरे में बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डाउन साइड में 6800 6750 पे रुक जाएगा। तो आई थिंक और 100 रुपए की गिरावट रह सकती है, बट ये ऑप्शन में है तो बेटर है ये एक बार या तो लॉस बुक करके निकल जाइए, बिकॉज डाउन साइड अभी भी 100-150 पॉइंट का है। बट हमने पहले भी देखा है कि 6800 के नीचे प्राइस सस्टेन नहीं करता, 7000 7100 का एक एवरेज भाव रहा है। तो थोड़ा सा अगर रिस्क ले सकते हैं तो 2 दिन लग सकता है, बट आई थिंक वापस प्राइस 7000 7100 के बीच में आता हुआ दिखाई देगा। तो इनका 7300 का जो कॉल है इसका वैल्यू 200 से लेकर 220 तक का वैल्यू वापस मिल जाएगा, वहां पे इनको एक बार एग्जिट कर लेना चाहिए। नहीं है 15। चलिए अगले दर्शक हमारे साथ रमेश पटेल हैं अहमदाबाद से। सिल्वर मिनी इनके पास है, 3 लॉट इन्होंने लिया है, 54,50 रुपए में सेल किया है। क्या करे? सिल्वर मिनी 3 लॉट है इनके पास, सेल पोजीशन है। केडिया जी क्या करनी चाहिए इनको? देखिए, सोने और चांदी की बात करें तो कल के सेशन में हमने देखा कि यूएस मार्केट बंद था, उसके बावजूद हमने प्राइसेस में गेन देखा। डॉलर में जो तेजी है वो ऑलरेडी फिज आउट हो चुकी है, बट कल और आज की तेजी के बाद मार्केट थोड़ा सा एक पुल बैक जरूर दिखा रहा है। तो आई थिंक अगर सिल्वर मिनी की बात करें तो मुझे लगता है 54,200-300 के करीब मिलता है, वहां से एक वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, जिस दिन से आगे हम देखते हैं रिसेशन का या बेस मेटल में रिकवरी आई है उसको देखते हुए। तो मुझे लगता है थोड़ा पुल बैक जरूर है, बट 52,200-300 की रेंज में वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर बड़े सिल्वर की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें लगता है 53,400 के ड्रॉप पे लिया जा सकता है। तो बेटर अगर इनका शॉर्ट पोजीशन है तो 53,400 बड़े के हिसाब से या करीबन 54,200-300 के करीब मिनी में अगर मिलता है तो वहां पे शॉर्ट से निकल जाइए, वहां से बाइंग वापस करके चलना चाहिए। योगेश बंसल है हिसार से। 30 सितंबर तक चांदी का ट्रेंड कैसा दिख रहा है केडिया जी? देखिए, 30 सितंबर से पहले 3 इंपॉर्टेंट अपडेट है। ऑलरेडी हमने कल यूके के नए पीएम की घोषणा होते हुए देखी, जिसके बाद पाउंड में तेजी आना चालू हो चुकी। ईसीबी एक रेट हाइक कर सकती है, जिसका नेगेटिव असर हम डॉलर पे पड़ते हुए देखेंगे, और डॉलर के भी मतलब फेड की भी मीट है जहां पे इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकती है, पॉसिबिलिटी 0.75 की है। इसका सीधा सीधा असर सोने और चांदी दोनों पे भी पड़ता हुआ दिखेगा। तो 20 तारीख तक मुझे लगता है मार्केट थोड़ा सुस्त रह सकता है, बट 20 तारीख के इवेंट के बाद मार्केट में एक उछाल रहेगा जो चांदी को 55,500 से 56,000 का लेवल ले जाने की पूरी कोशिश करेगा। एज ऑफ नाउ हमें लगता है 53,000 का एक अच्छा खासा बेस बन चुका है, और फेड की मीट के बाद ही हमें लगता है कि प्राइस 55,500 से 56,000 का जो रेंज है वो दिखाने की कोशिश करेगा। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ सार्थक अग्रवाल हैं इंदौर से। एनसीडीएक्स कपास खली के बारे में जानना चाह रहे थे। केडिया जी एक सवाल तो इनका भी है कि हाजिर में और वायदा में इतना स्पॉट में कितना फर्क क्यों है, और दूसरा इसलिए कि गोदामों में खली सिर्फ 3 लाख बोरी है। क्या ये लग रहा है आपको जो एनसीडीएक्स का जो भाव है वायदा का, ये सही रिफ्लेक्शन है क्या स्पॉट का? भी ये कुछ काफी क्वेरीज उठी थी ऐसा कि जो स्पॉट और फ्यूचर के बीच में जो डिफरेंसेस है वो कंटिन्यू बना हुआ है। ऑलरेडी हमने देखा कि कभी क्वालिटी के इशू के बारे में बताया जाता है कि जो क्वालिटी एनसीडीएक्स की और हाजी की क्वालिटी दोनों में फर्क है, जिसकी वजह से ये फर्क है। बट डेफिनेटली इस चीज को एक्सचेंज डेफिनेटली मॉनिटर कर रही है। बट टाइमिंग मुझे लगता है, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि सितंबर महीने की सीजनलिटी की अगर हम बात करें तो हमेशा गिरावट रहता है, और ऑलरेडी हमने देखा सितंबर में एंटर करते ही प्राइसेस में बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दी, बिकॉज अराइवल्स अब मार्केट में चालू हो चुका है। पिछले साल में और अभी में ये फर्क है कि पिछले साल हमने देखा कि अदर जो एडिबल ऑयल वाले कॉम्प्लेक्सेस है वहां पे भी शॉर्टेज था, जिसके चलते हमने सोया मस्टर्ड में तेजी देखी, उसका भी एक सपोर्ट मिला था। बट इस बार कैटल फीड के हिसाब से अगर हम बात करें तो अदर क्रॉप्स अवेलेबल है करंटली, जिसकी वजह से भी एक सेंटीमेंट डाउन हुआ है। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में और गिरावट बढ़ सकती है। अगर दिसंबर वायदे की अगर मैं बात करता हूं
हूं, तो मुझे लगता है 2250 का एक नया सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। वहां पे हमें एक रिव्यू करना चाहिए, बट एज ऑफ नाउ प्राइसेस में गिरावट रहेगा। टेक्निकल पुलबैक अगर मिलता भी है 50-100 पॉइंट का तो बिकवाली करनी चाहिए। दिसंबर वायदा मेरे को लगता है कि 2250 तक का लेवल दिखा देगा। ओके सर, हाजिर में किस तरह के भाव चल रहे हैं? क्या हाजिर में इससे काफी ऊपर है भाव केरिया जी? पहले भी हमने देखा था जब 2550 के आसपास का भाव डोमेस्टिक मार्केट फ्यूचर मार्केट पे था, तो हाजिर में करीबन 2800-2900 के आसपास था। करंटली मेरे सामने हाजिर रेट नहीं है, बट डेफिनेटली फ्यूचर के मुकाबले हाजिर थोड़े प्रीमियम पे अभी भी चल रहे हैं, क्योंकि एज ऑफ नाउ जब भी भाव में कभी भी गिरावट आती है तो फ्यूचर उसको रिफ्लेक्ट ज्यादा फास्ट करता है। तो हाजिर में अभी भी प्राइसेस एज कंपेयर टू फ्यूचर काफी ऊपर है, और फ्यूचर में एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि आगे माल अराइवल्स ज्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से एक सेलिंग प्रेशर ज्यादा रहता है। तो आई थिंक अभी भी फ्यूचर हाजिर के मुकाबले काफी डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। ओके, वन है हिसार से दिवाली तक के लिए ग्वारसीड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। ग्वारसीड में क्या लग रहा है केरिया जी यहां से दिवाली तक? देखिए, गवार में अगर हम दिवाली तक की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अगले महीने से हम अराइवल्स आना चालू करते हुए देख पाएंगे। पिछले साल के मुकाबले उम्मीद है कि 55 लाख बैग के आसपास का जो प्रोडक्शन था वो इस बार डबल हो सकता है, बिकॉज इस बार एरिया भी बड़ा है, मानसून भी अच्छा रहा राजस्थान में। लेकिन साइड बाय साइड यूएस में जो रिग काउंट्स और यूएस में जो प्रोडक्शन बढ़ा वो प्राइसेस को सपोर्ट भी दे रहा है। तो टाइम लंबा व्यू नहीं ले सकते हम। अक्टूबर तक की अगर बात करें तो मुझे लगता है हायर साइड में 5100 का एक रेजिस्टेंट रहेगा, और डाउन साइड में मुझे लगता है वापस 4500-4600 का लेवल दिखा सकता है, क्योंकि इस बार अराइवल काफी स्ट्रांग रहेगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस ऑल ईयर। तो आई थिंक जब तक 5100 के ऊपर नहीं निकलता है, 4500 से 5100 का जो दायरा है इसी में गवारसी ट्रेड करते हुए दिखेगी। ओके, अगले दर्शक है हीरालाल है राजस्थान से। नेचुरल गैस में आज क्या करना चाहिए केरिया जी, क्या करे? देखिए, नेचुरल गैस में मुझे लगता है 700 का लेवल ब्रीच करना काफी क्रिटिकल रहा है, जिसकी वजह से प्राइसेस में प्रेशर बनना स्टार्ट हो चुका है, जो नीचे में 660 का लेवल दिखा सकता है। टाइमिंग थोड़ा वॉलेटाइल इसलिए रहेगा क्योंकि हमें जर्मनी और रशिया के बीच में जो तनाव है उस पर ध्यान रखना है, क्योंकि एक तरफ रशिया ने प्रोडक्शन या सप्लाई पूरी तरह से रोक चुका है, उसके बावजूद प्राइस टूट रहा है। उसका कारण है कि जर्मनी के अंदर जो इन्वेंट्री लेवल है करंटली वो 85-90 के रीच पे पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से प्राइसेस में हमने ये फॉल आते हुए देखा। बट अभी भी एनर्जी क्राइसिस कहीं ना कहीं बना हुआ है, तो उस पर नजर रखिए। बट टेक्निकली 700 के नीचे काउंटर वीक है जो 660 तक का लेवल दिखा सकता है। अगले दर्शक है मोहम्मद इस्माइल हैं जयपुर से। इनका सवाल काफी अलग है। चीन और ताइवान में अगर युद्ध हुआ तो डॉलर और मेटल पर क्या असर होगा? केरिया जी, क्या असर होगा? देखिए, चीन और ताइवान के बीच में लड़ाई होती है तो डेफिनेटली यूएस भी पिक्चर में आएगा, और हमने ऑलरेडी इंप्लीकेशंस देखे हैं कि रशिया यूक्रेन के चलते हमने ग्लोबल कमोडिटी में एक टर्मोइल बनते हुए दिखा। और जब यूएस और चाइना जो बड़ी इकोनॉमी है कमोडिटी के लिहाज से भी, तो सभी पे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा जो डिमांड को डिटोरेट करेगा बेस मेटल के लिए, वो कहीं ना कहीं बेस मेटल के लिए काफी नेगेटिव हो जाएगा। सोने और चांदी को इसका बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज कहीं पे भी जियोपॉलिटिकल टेंशन क्रिएट होता है तो सेफ हेवन के चलते डॉलर में और गोल्ड दोनों में हम तेजी आते हुए देखेंगे। हाँ, इसका असर एग्री कमोडिटी पे भी पड़ता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि यूएस और चाइना दोनों ही सबसे बड़े कंज्यूमर भी है, सबसे बड़े प्रोड्यूसर भी है। और इंडिया के लिए भी अगर हम जीरा, कैस्टर ऐसी कमोडिटीज की बात करें जो हम चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं, इस पे भी टेम्पररी एक डेंट लगेगा। तो ओवरऑल मुझे लगता है काफी मिक्स व्यू रहेगा। खाली सोना और डॉलर यहाँ पे मुझे लगता है कि एक सेफ हेवन बाइंग रहेगी, बाकी कमोडिटीज में टेम्पररी एक बड़ा फॉल आता हुआ दिख पाएगा। कृष्ण है दिल्ली से, कॉपर में क्या करना चाहिए? केरिया जी, क्या करे कॉपर में? कृष्ण, देखिए, कॉपर में हमने देखा कि पिछले हफ्ते एक अच्छी तेजी करीबन हमने 685 तक का भी लेवल देखा था, बट उसके बाद एक बड़ा फॉल आते हुए देखा प्राइसेस के अंदर। बट अभी चाइना ने फिर से जो रेट्स है उसके अंदर चेंजेस करके प्राइसेस को सपोर्ट करने की कोशिश की, इकोनॉमी को सपोर्ट करने की कोशिश की है। तो टाइमिंग मुझे लगता है बड़े गिरावट के बाद प्राइसेस को थोड़ा सपोर्ट मिला है। 650 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। जिंक पर क्या सलाह देंगे केरिया जी इनको? पिछले हफ्ते हमने देखा था कि जो एनर्जी क्राइसिस और साथ में स्टॉक को लेकर जो अपडेट था उसके बाद जिंक के अंदर जबरदस्त गिरावट आई थी, तो टेक्निकली ओवरसोल्ड है। प्राइसेस अभी भी रिट्रेसमेंट में है, थोड़ा बाउंस एक्सपेक्टेड है, जो हमें लगता है 293 तक का लेवल दिखा देगा। तो बेटर है 290-293 तक का लेवल आता है तो एक बार ये प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देन अगेन रिव्यू कीजिए कि मार्केट किस ओर जा रहा है, एंड अगेनली हम लोग पोजिशन बढ़ा सकते हैं। बट टाइमिंग 293 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं।
ओके, अगले दर्शक हमारे साथ विक्रम है दिल्ली से। कैस्टर में 2 महीने में कितनी तेजी की उम्मीद है जानना चाह रहे हैं। केडिया जी, कैस्टर का क्या आउटलुक है 2 महीने के लिए? कैस्टर में मुझे लगता है प्राइजेस में धीरे धीरे दबाव बढ़ेगा, जिस ढंग से सोइंग इस बार अच्छी बताई जा रही है पिछले साल के मुकाबले। सेकेंडली, कैस्टर के जो एक्सपोर्ट है, कैस्टर मील और ऑयल, चाइना एज ऑफ नाउ थोड़ा सा लॉकडाउन के चलते प्राइजेस में दबाव बना हुआ है, जिसके चलते मुझे लगता है थोड़ा सा प्रेशर बना हुआ है। तो कैस्टर के अंदर हम 73-80 तक का टारगेट इमीडिएटली, बट ओवरऑल थोड़ा सा प्रेशर हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है।